हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ इनिशियो। आज हम पढ़ेंगे कि आर्बिट्रेटर जो होते हैं उनका कंपोजिशन कैसे होता है, उनको अपॉइंटमेंट करने का उनका प्रोसीजर क्या होता है। साथ ही हम देखेंगे कुछ ग्राउंड्स जहां पे उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बताया गया है कि आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है। साथ ही में ये बताया गया है कि आपको जो भी चीजें हैं वो रिफर कौन कर सकता है, मतलब आर्बिट्रेशन के लिए रिफर कौन कर सकता है। और इस वीडियो में हमने बात की हुई है कि आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो आगे आने वाली कुछ 2-3 वीडियोस ऐसी हैं जहां पे आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिकली हमने ऐसा किया हुआ है कि इसमें जो वीडियोस हैं वहां पे हमने जो कुछ मेंस के क्वेश्चन हैं जो लगभग सारे जुडिशरी एग्जाम्स जहां पे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन है वो आते हैं, तो हमने उन्हीं मेंस के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। और जब सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, जितने भी इसमें बनेंगी शायद 5 लगभग, तो उसके बाद हम इसके जो भी प्री के क्वेश्चंस हैं उनसे भी डील करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ते हैं कि आर्बिट्रेटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। तो ये दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी में। ठीक है, वहाँ पे डिफाइन किया गया है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है। अब आप समझ सकते हैं ये 2 तरीके का होता है। सोल मतलब वहाँ पे सिंगल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है या तो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी हो सकते हैं। सेक्शन 10 है जो बताता है कॉम्पोजिशन इसका क्या होगा। तो जब क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपको ये दोनों ही सेक्शन को बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात हुई है कि पार्टी इज फ्री टू डिटरमाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स बट देयर इज प्रोविजो दैट नंबर शैल नॉट बी इवन नंबर। मतलब पार्टीज डिटरमाइन कर लें आपस में कि उन्हें कितने आर्बिट्रेटर रखने हैं, पर यहाँ पे जो बात है वो ये इवन नंबर नहीं होना चाहिए। चाहे इवन नंबर क्यों नहीं होना चाहिए, आपको भी पता है कि ऐसा ना हो आपने किसी को अपॉइंट किया, दूसरी पार्टी ने किसी को अपॉइंट किया, अब ये 1 to 1 हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर्स होना चाहिए, ताकि 2:1, 3:1 इस तरह का जो रेशियो है 3:2 का, तो इस तरह का जो रेशियो है वो डिटरमाइन किए जा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ कि मतलब मेजॉरिटी में पता चल जाए कि क्या कह रही है, वो ईजी होता है और वो इवन नंबर में ईजी नहीं होता है। तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि पार्टीज जो हैं वो जितनी चाहे उतने आर्बिट्रेटर्स को रख सकते हैं, बस वो इवन नंबर नहीं होने चाहिए। अब बात आती है कि अगर पार्टीज फेल टू डिटरमाइन नंबर, अब पार्टी नहीं डिसाइड कर पाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सोल आर्बिट्रेटर होगा, एक ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। अब देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे कहा गया है कि आर्बिट्रेटर वो किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं वो इंडियन होना चाहिए, वो किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है, कहीं का भी। और ये जो इसकी प्रोसीजर है वो कौन डिटरमाइन करेगा, पार्टीज डिटरमाइन करेंगी। ठीक है, इफ़ नो अग्रीमेंट ऑन प्रोसीजर, अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हम कैसे अपॉइंट करेंगे, तो जो सिंपल प्रोसीजर है वो क्या है कि ईच पार्टी जो है वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी। ठीक है, 2 पार्टीज़ हैं, एक आर्बिट्रेटर एक लोगों ने अपॉइंट किया, दूसरी पार्टी ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, तो यहाँ पे 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर हो गए। अब ये जो 2 हैं ये मिलके एक तीसरा आर्बिट्रेटर है जिसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और वो जो तीसरा आर्बिट्रेटर है इसको कहा जाएगा कि ये कैसे एक्ट करेगा एज अ प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल सी बात है। 2 पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज अपने अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, हो गए 2 आर्बिट्रेटर। अब ये दोनों मिलके तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। ठीक, या तो कैसे हो सकता है, बाय आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे क्या है, अगर पार्टीज फेल हो जाती हैं और वो एक एग्रीमेंट तक रीच नहीं कर पाती, उनका एग्रीमेंट बन ही नहीं पा रहा है कि वो कैसे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगी, कितने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगी, तो वहाँ पे इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। अच्छा, ये कहाँ दिया गया है, ये सेक्शन 11 में C3A में दिया गया है। ठीक है, और इसको इंसर्ट किया गया था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो आपको पहले क्या बात समझनी है कि पहले तो पार्टीज अपॉइंट करेगी, प्रोसीजर नहीं डिटरमाइन कर पाई तो जो सिंपल प्रोसीजर है 1:1 वाला वो करेगी। अगर वो भी नहीं कर पाई तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो अपॉइंट करेगा। ठीक, और ये आया कब, 2019 में आया। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल हैव पावर टू डेजिग्नेट आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है इसको अपॉइंट करेगा कौन, ठीक है, कौन बताएगा कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को डेजिग्नेट कौन करेगा, वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब देख लेते हैं बाय कोर्ट। ठीक है, तो आपने बाय पार्टीज देखा, बाय आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन देखा, अब आप देख लेते हैं बाय कोर्ट। तो ये दिया हुआ है अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 में।
तो यहाँ पे बताया गया है इफ़ पार्टीज फेल टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 days फ्रॉम रिसिट ऑफ रिक्वेस्ट टू डू सो बाय अनदर पार्टी। अगर 30 दिन के अंदर, ठीक है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कहा कि आर्बिट्रेशन की ज़रूरत पड़ गई है और 30 दिन के अंदर दूसरी पार्टी जो है वो अपॉइंट नहीं कर पाती आर्बिट्रेटर को, तब कोर्ट करेगा। दूसरी चीज़ कब है, जो ये 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर थे जो दोनों पार्टीज़ ने किया, अगर ये दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर जो हैं वो तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं 30 दिन के अंदर, तब भी कोर्ट जो है वो डेजिग्नेट कर देगा कि कौन होगा आर्बिट्रेटर, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट कब करेगा, किन केसेस के लिए है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेटर के लिए। जब यहाँ पे बात आ जाएगी इंटरनेशनल की, तब सुप्रीम कोर्ट करेगा और हाई कोर्ट करेगा किसी और मैटर में। इसका एक लीडिंग केस है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस एंटीक आर्ट्स एक्सपोर्ट। यहाँ पे एक बात बताई गई है कि ये जो कोर्ट है, ये जो कोर्ट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हैं ना, ये एक जुडिशियल पावर है, ठीक है, ना कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो इतनी सी जो बात थी, आपको पता होना चाहिए प्रोसीजर क्या है, किस तरह से होगा, बाय पार्टीज होगा, बाय कोर्ट होगा, कौन से सेक्शन में दिया है, कौन से क्लॉज में दिया है, और लीडिंग केस। इसके बाद देख लेते हैं ग्राउंड्स फॉर चैलेंज क्या है। तो जो सेक्शन 12 है वो डील करता है ग्राउंड्स फॉर चैलेंज से। यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी को लगता है कि आर्बिट्रेटर जो है वो सही नहीं है, तो आपको इन राइटिंग ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं सेटिस्फाइड हैं इस आर्बिट्रेटर से। तो इसमें जो ये क्लॉज 1 है ना, ये डील करता है कि जब हम किसी इंसान के पास गए, किसी पर्सन के पास गए ये कहने के लिए कि आप एज अ आर्बिट्रेटर एक्ट करें, तो जब हम किसी के पास गए, हमने कहा आप एज अ आर्बिट्रेटर एक्ट करें, तो उस इंसान को लग रहा है कि अगर वो एक्ट नहीं कर सकता है तो ये बात राइटिंग में बताए, और ये बताए कि वो क्यों नहीं एक्ट कर सकता है। उसको बताना पड़ेगा कि अगर एग्जिस्टेंस है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, पास्ट या प्रेजेंट, रिलेशन है उसका पार्टीज से या सब्जेक्ट मैटर से, और वो रिलेशन कैसा भी है, फाइनेंशियल है, बिजनेस, प्रोफेशनल, कैसा भी तरीके का हो, ठीक, या वो ये चीज़ बताए कि वो सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाएगा आर्बिट्रेशन को, ठीक है, और आर्बिट्रेशन को 12 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक, या कोई भी ऐसे ग्राउंड्स जो कि 5th शेड्यूल के एक्सप्लेनेशन 1 में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो क्लॉज 1 है, यहाँ पे बताया गया है कि जो आर्बिट्रेटर है जिसके पास हम जा रहे हैं कि हम आपको एज अ आर्बिट्रेटर रखना चाहते हैं, तो वो बता देगा कि नहीं, मतलब इन राइटिंग कि मेरे जो है पास्ट प्रेजेंट कोई रिलेशन है सब्जेक्ट मैटर से या पार्टीज से। जो सेक्शन 12 का क्लॉज 3 है वो बताता है कि ग्राउंड्स कब हैं चैलेंज के, जब आप क्या बता सकें कि जो आर्बिट्रेटर है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है और ये या तो फिर इम्पार्शियल है, या इसके पास कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जो चाहिए थी हमें आर्बिट्रेटर के लिए, पार्टीज़ ने मिलकर डिसाइड की थी या बाय कोर्ट ने की थी, और वो क्वालिफिकेशंस इसके पास नहीं है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आप आर्बिट्रेशन को चैलेंज कर सकते हैं। इसका भी लीडिंग केस है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड टेलीकॉम्स लिमिटेड, ठीक। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है आर्बिट्रेटर को, अगर वो खुद भी इनएलिजिबल है तो ये पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस को याद रखिएगा, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड टेलीकॉम्स लिमिटेड। अब अच्छा बात है कि आप चैलेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि चैलेंज का जो प्रोसीजर है वो दिया गया है सेक्शन 13 में। यहाँ पे कहा गया है कि जिस पार्टी को चैलेंज करना है कि भाई आर्बिट्रेटर ठीक नहीं है, तो 15 दिन के अंदर वो ये चीज़ चैलेंज कर दे, ठीक है। 15 दिन के अंदर कब, जो वो अवेयर हो गया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कौन कौन लोग हैं। जैसे ही मान लीजिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बना, ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन हुआ, उस इंसान ने देखा कि अरे नहीं, ये जो इसमें आर्बिट्रेटर है ये तो इम्पार्शियल है, या ये इंडिपेंडेंट नहीं है, या इसका पार्टी से कोई रिलेशन है, तो वो क्या करेगा, विद इन 15 डेज उसको ये चीज़ चैलेंज करनी पड़ेगी। इफ़ नॉट सक्सेसफुल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंटिन्यू प्रोसीडिंग। अगर वो इस चीज़ को चैलेंज करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये है कि जो ये आर्बिट्रल अवार्ड देंगे ना, सारी प्रोसीडिंग को चलने दे, वो कंटिन्यू करने दे। एट दी एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो अवार्ड देगी वो उसको जाके चैलेंज कर दे, जो कि है अंडर सेक्शन 34, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था कि वो कैसे चैलेंज कर सकता है आर्बिट्रेशन को। तो यहाँ पे 3 टॉपिक हैं जिनको डिस्कस किया गया है। आप इसको आराम से पढ़ लें एक बार, ताकि जो आगे आने वाले और भी टॉपिक्स हैं उसको ईजिली समझा जा सके। थैंक यू।